और सबसे पहले देख लेते हैं कि मुद्दा क्या है, इतना ज़्यादा क्यों हाईलाइटेड हो रहा है ये मुद्दा। सबसे पहले हाईलाइट्स क्या है, बांग्लादेश डिप्लॉयज आर्मी एज अनरेस्ट टोल राइजेस टू 133। यहाँ पर बेसिकली बांग्लादेश के अंदर में एक मुद्दा हो गया है। मुद्दा क्या हो गया है, यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के पूरा जो मुद्दा है, रिजर्वेशन एक टॉपिक ही ऐसा होता है जो कहीं पर भी क्या कर सकता है, एक तरीके से अफरा तफरी मचा सकता है। आरक्षण का मुद्दा ही इतना सेंसिटिव होता है। और अभी हमने मणिपुर में जब देखा था कि जो माइती और कुकी जो कम्युनिटी है उनके बीच में भी कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें थी, प्रिविलेज किसी एक समुदाय को मिल रहा है, दूसरे समुदायों की अधिकारों का हनन हो रहा है, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट थे। बेसिकली बांग्लादेश में क्या मुद्दा है कि बांग्लादेश में 2018 में एक कहना चाहिए कि एक एक्ट लाया गया था रिजर्वेशन से रिलेटेड, और उसको अभी रिसेंट में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, अप्रूवल दे दिया था, जिसमें बात की गई थी कि 30% जो रिजर्वेशन है वो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को दिया जाएगा। जो स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर में होते हैं कि ग्रैंडफादर वगैरह है, जो कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या फिर कोई भी ऐसा बहुत एल्डर पीपल जो कि स्वतंत्रता के समय में, आज़ादी के समय में क्या करना, अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उनके जो आने वाली जो अगली पीढ़ियाँ होती हैं, जैसे उनके ग्रैंड सन्स होते हैं, ग्रैंड सन हो गया, ग्रैंड डॉटर हो गई, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को जो है ग्रैंड डॉटर्स या फिर ग्रैंड सन जो है उनको जो है आरक्षण देने के लिए बांग्लादेश में ये पूरा जो है मुद्दा आया था। और हाई कोर्ट ने भी कुछ चीज़ें क्या की थी, अप्रूव की, और उसकी वजह से ये मुद्दा और गर्मा गया। साथ के साथ में जो वहाँ की एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना जी, उनने भी अपने कुछ वर्डिक्स इस तरीके के दे दिए थे जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का फेवर किया था। इसको लेकर के ये पूरा मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एक तरीके से गर्मा गया, और फिर वहाँ पर जगह जगह पर हिंसा हुई। और यहाँ पर बात ये बोली गई बेसिकली कि पहले जो कानून था, जैसे कि यहाँ पर 30% का रिजर्वेशन नहीं था, इससे कम रिजर्वेशन जो था वो स्वतंत्रता सेनानियों को मिलता था, लेकिन 30% अकेले जो रिजर्वेशन स्वतंत्रता सेनानियों को दे देना, तो कहीं ना कहीं जो बाकी सारी कम्युनिटी होती है उनको कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि हमारे जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है। इसी को लेकर के पूरा प्रोटेस्ट हुआ। लगभग 133 स्टूडेंट्स वगैरह, सबसे ज़्यादा इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही क्या किया है, प्रोटेस्ट किया है। और ये सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बातचीत हो रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जान भी गई है। वहाँ पर कर्फ्यू की लगाया गया है, कर्फ्यू जैसी कंडीशन है। अभी सेना को भी डिप्लॉय किया गया है। काफ़ी 2-3 दिनों से ये पूरा मुद्दा चल रहा है। और अभी फ़िलहाल जो इंडिया का इसमें क्या मुद्दा निकल करके आया है कि इंडिया के लगभग 4000 जो स्टूडेंट्स हैं वो बांग्लादेश में हैं। और ये 4000 नंबर जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप देख लीजिए पॉपुलेशन वाइज। साथ के साथ में अगर बात की जाए कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ी बाउंड्री भी शेयर करता है। लगभग 4000 किलोमीटर की ही बाउंड्री जो है हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। और बांग्लादेश ही हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत सबसे बड़ी सीमा जो है वो साझा करता है। और बांग्लादेश से क्या होगा, यहाँ पर बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे घुसपैठिए या फिर जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने की वजह से वहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया के अंदर में आ रहे हैं। कुछ तो वैध तरीके से आ रहे हैं, कुछ अवैध तरीके से आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि इनमें जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो या फिर जो लोग आ रहे हैं वो केवल भारत के नहीं हैं, नेपाल और भूटान के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या है, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर से होते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए ये पूरा मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। और इंडिया का भी एक बहुत बड़ा हित जो है इसमें एक तरीके से जुड़ गया है। बट इंडियन जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से किसी दूसरे राज्य की या फिर दूसरे जो स्टेट होते हैं, कंट्री होती है, उसकी संप्रभुता को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। इसलिए हमने उनके इंटरनल मैटर में बोलने से तो मना कर दिया है, लेकिन अभी अपने यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो कि एजुकेशन के लिए गए हुए थे बांग्लादेश में, उनको रेस्क्यू करने के लिए चीज़ें चल रही है। तो बेसिकली यहाँ से आपके लिए न्यूज़ क्या बन सकती है कि हाल ही में किस देश के अंदर में रिजर्वेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के कुछ हिंसात्मक मुद्दा हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीय लोगों को वापस बुलाया गया। तो आपको क्या आंसर पिक करना है, वो जो कंट्री होगी वो होगी बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश और इंडिया की हिस्ट्री पता हो आपको कि 1971 में हमने क्या किया था। 1971 से पहले जो बांग्लादेश वाला एरिया था उसको हम क्या बोलते थे, पूर्वी बंगाल का एरिया बोला जाता था। और वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो ऑक्यूपाई था। पाकिस्तान उस पूरे एरिया पर अपना जो है नियंत्रण जमाना चाहता था, लेकिन 1977 में हमने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय नाम था आई थिंक उसका। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि इंडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था और 71 में बांग्लादेश को पूरी तरीके से आज़ाद करा लिया गया था। उसके बाद और भी फैक्ट अगर बांग्लादेश से रिलेटेड आपसे पूछा जाए तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और 100वां संविधान संशोधन करके अभी रिसेंट में ही हमने क्या किया है,
भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमावर्ती जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, उनका आदान प्रदान किया है हमने। तो हमने क्या किया है, लगभग 100 अपने यहाँ के विलेजेस बांग्लादेश को दिए हैं और बांग्लादेश के 50 विलेजेस को अपने यहाँ पे शामिल किया है। तो ये 100 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन को लेकर के। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक जो है वो जब न्यूज़ में रहता है ना, तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तीसरी और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करें तो रिसेंट ही हमने देखा कि जब मोदी जी का अभी 3.0 टेन्योर शुरू हुआ, शपथ ग्रहण समारोह में जो है हसीना जी आई थी, उसके बाद उन्होंने फिर से रीविजिट किया था इंडिया के अंदर और तीस्ता जल विवाद को लेकर के ये पूरा मुद्दा हुआ था कि तीस्ता नदी का जो जल है उसको किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी उठी थी और जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता दीदी जो है हमारी, उन्होंने एक तरीके से बोला था कि ये गलत है, इस स्टेट को शामिल नहीं किया गया है। बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 जो कि DPSP के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में संसद जो है वो कानून बना सकती है। और जब यहाँ पर आर्टिकल 51 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संसद कानून बनाएगी, तो वहाँ पर राज्यों का खेल जो है वो थोड़ा खत्म हो जाता है, ठीक है। बट ये बात जरूर है कि अगर तीस्ता का जल जो है वेस्ट बंगाल को अफेक्ट कर रहा है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक एरिया है एग्रीकल्चर का जो कि तीस्ता नदी के जल से ही चल रहा है, तो वहाँ पर स्टेट को शामिल किया जा सकता है। बट इस तरीके से बोलना कि हमें शामिल नहीं किया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसी चीज़ें गलत होंगी। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से लेकर के कोई भी संधि हस्ताक्षर करने के लिए संसद को पूरी खुली छूट देता है। तो एक टॉपिक था, देखिए यहाँ पर हॉट बर्निंग टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए कहाँ से वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस टॉपिक को हमने चारों तरफ से होलिस्टिकली कवर कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ाई करनी होती है। अभी दूसरा बात जो है यहाँ पर सेम बांग्लादेश से रिलेटेड है, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि यहाँ पर शूट एट साइट का। शूट एट साइट क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो हिंसा है वो बहुत बड़े लेवल पे फैल गई है, इसलिए इस हिंसा को रोकने के लिए और लोगों को थोड़ा सा डराने के लिए कर्फ्यू जो है लगा हुआ, उसको और भी ज़्यादा एक तरीके से जो इम्पोज करने के लिए कठोर तरीके से ये जो शूट एट साइट का जो है ऑर्डर दिया गया है। बेसिकली ये ठीक तो नहीं है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उठ करके आ जाएंगे कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी आम जनता को इस तरीके से बिल्कुल मार देने का जो है पावर दे देना आर्मी को, ये गलत चीज़ें हैं। बट जो है वहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि ये सारी चीज़ें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये पूरा जो मुद्दा है वो किससे रिलेटेड है, तो ये रिजर्वेशन से रिलेटेड पूरा मुद्दा है, ठीक है। तो आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पर अभी बांग्लादेश के अंदर में ये सारा मुद्दा हो रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये निपा वायरस से रिलेटेड है और हमें मालूम है कि केरला हो गया या फिर साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर सबसे पहले जो है इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती है। तो जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी पहला निपा वायरस से रिलेटेड मामला देखा गया है एक बच्चे के अंदर में, ठीक है। तो निपा वायरस के बारे में हमें मालूम है कि एक तरीके का क्या है वायरस से होने वाला ये पूरा डिजीज़ है और इसमें वही चीज़ें होती हैं, फीवर होना, सांस लेने में दिक्कत होना और लंबे समय के बाद में डेथ हो जाना, ठीक है। तो निपा वायरस से रिलेटेड अभी एक बच्चे का जो है जो कि 15 ईयर ओल्ड है, इसको क्या है मामला दर्ज किया गया है कोझिकोड में। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत तेज़ी से क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं। सिम्टम्स इसके बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जैसे बाकी सारे, जैसे कोविड वगैरह था जिसमें वहाँ पर भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीवर वगैरह आ रहे हैं, तो उसी तरीके के सिम्टम्स होते हैं। वायरस से होने वाली ये बीमारी है और फर्स्ट अभी जो केस है वो कहाँ देखा गया है, केरल में देखा गया है, केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से राज्य में सबसे पहले निपा वायरस का मामला देखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, ये केरल में देखा गया है। इसके लिए एक एंटीबॉडी है जिसको दिया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और इसकी नीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है निपा वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का भी नाम याद में रखिएगा। और ये पूरा जो मुद्दा है वो क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो हेल्थ मिनिस्ट्री इन सारी चीज़ों को देखने का काम करती है, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में इस तरीके का मामला निकल करके आया है। अगर आप देखें कि जितने भी वायरस से रिलेटेड इस तरीके की चीज़ें आती है, जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बोलते हैं, जिसको जापानी बुखार बोलते हैं, या फिर निपा वायरस है इस तरीके की, या फिर बर्ड फ्लू है, आपको मोस्टली इसी एरियाज़ में दिखाई देंगे। और इसका कारण ये है, पहली बात तो कि पोल्ट्री वगैरह फॉर्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा। दूसरी चीज़ है कि जो यहाँ का वेदर है ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड, एक तरीके का बहुत ज़्यादा गर्म, एक तरीके की ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, अजीब सा मौसम होता है। तो उसमें भी कोई भी डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलने की संभावना रहती है। जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मौसम में बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं, ठीक है।
इसको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो है वो लास्ट केस जो है वो कहाँ देखा गया था, सितंबर 2023 में देखा गया था इससे रिलेटेड, और इस साल जो है वो पहला मामला अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो ये न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कुछ चीज़ें जो हैं बहुत तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट हाँ आपकी समझ के लिए इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है कंप्रेस 3-in-1 सोशल साइंस बुक फॉर क्लास 6। तो अभी तक हम जब पढ़ते थे अपने स्कूल टाइम में, तो क्लास 6 में जब भी हमारा जो सोशल साइंस वाला टॉपिक ऐड होता था, क्लास 6 से ही जनरली सारे स्कूल्स में सोशल साइंस का टॉपिक ऐड होता था। और आपको याद होगा कि 3 बुक अलग अलग हुआ करती थी। हिस्ट्री के लिए अलग बुक होती थी, एक पतली सी बुक होती थी, फिर जियोग्राफी के लिए अलग, और एक सिविक्स जो होता था जिसमें नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था, ये बुक अलग होती थी। लेकिन अभी एनसीईआरटी ने एक क्या किया है, मेजर लिया है और इन सारी बुक्स को मर्ज करके एक बुक बना दिया है। ठीक है, तो एक बुक में 3-in-1 का कलेक्शन है, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको जियोग्राफी और सिविक्स सारे ही टॉपिक आपको मिलेंगे। लेकिन अभी जो है ये कॉन्टेक्स्ट चेंज क्यों किया गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे बहुत टाइम पे उठे जिसमें बात की गई कि हमारी जो अपनी खुद की विरासत है, जो शासकों की विरासत है एंशियंट इंडिया में या फिर मिडाइवल इंडिया में, वो काफ़ी रिच है। तो कई बारी ये भी चीज़ें उठी कि मुग़लों के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें अपने पुराने जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज किया गया है। जैसे कि अगर बात कर लीजिए, अगर हिस्ट्री की बात करें तो पहले जो चैप्टर हिस्ट्री का हुआ करता था, उसकी जो फ्रंट जो आपको बुक दिखाई देती थी उसमें मोहनजोदाड़ो की पिक्चर बनी हुई थी और मोहनजोदाड़ो के बारे में चीज़ें लिखी गई थी। बट अब हमने उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, हड़प्पा के बारे में लिखा। हड़प्पा में भी कौन सी जगहों के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा है, तो हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा जो पूरा काल था, पूरा जो काल से युग बोला जाता है जिसको, उस समय में हमारे यहाँ इंडिया में कौन सी चीज़ें फेमस थी। जैसे कि मोहनजोदाड़ो वो तो अब पाकिस्तान के अंदर चला गया है, लेकिन हड़प्पा पूरा जो ये काल था, हड़प्पा युगीन सभ्यता जो थी, उसमें इंडिया के अंदर में कौन कौन से स्थल फेमस थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है कि चैप्टर्स में ऐड किया जाए। तो यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात कर लें कि जो हड़प्पा में लोथल एरिया है, लोथल जो है कहाँ पर है, गुजरात में। आपका हिस्ट्री जो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, लोथल गुजरात जो है वो हड़प्पा स्थल है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या थे, बंदरगाह वगैरह थे, आपको पता होगा। ये आपको बाकी सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में कनेक्टिविटी देता था। और इस लोथल के पास से ही आपको कई सारे साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करता था। इसी लोथल बंदरगाह के पास में ही आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जहाँ पे आपको घोड़े के कुछ हड्डियाँ भी मिली हैं। साथ के साथ में अगर बात कर लीजिए, धान गिरे हुए चावल के कुछ भी साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय में ट्रांसपोर्टेशन होता था एक हमारे इंडिया से या फिर हड़प्पा युगीन सभ्यता से बाकी सारी जो सभ्यताएं थी उनके अंदर में। तो बंदरगाह की दृष्टि से इन सारी चीज़ों को, तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर चेंज किया गया है, सिलेबस चेंज किया गया है, इसमें इंडिया ओरिएंटेड जो भी हिस्ट्री रही है उसको शामिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है। और ये चीज़ें ज़रूरी भी है कि अगर जो बच्चा है जो कि क्लास 6 में है, बहुत छोटा सा है, तो उसको हमारी इंडिया की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। वो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपको बताइए कि आपका इतिहास क्या रहा है, तो फिर उसमें कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। बोला जाता है कि जो अगर पास्ट जिसका स्ट्रॉन्ग है, जो कि अपनी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, जो अगर मान लीजिए हमारी हिस्ट्री है, उसको हम अपने अंदर इनकलकेट करके चल रहे हैं, उस पर प्राउड फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाली सभी सभ्यताओं के लिए या फिर जो भी चेंजेस होंगे हमारी सोसाइटी में, उन चीज़ों को हम समझेंगे, उनका रिस्पेक्ट भी करेंगे कि क्यों ये चेंजेस हो रहे हैं, पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये जो है ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में अगर पूछा जाए आपसे कि हाल ही में किसने क्या किया अपने सिलेबस में चेंज किया है, तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, सिलेबस में चेंज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछने का क्या है, जैसे कि इग्नू भी है, इग्नू भी क्या करता है, ओपन अपना जो है आपको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कराता है, डिग्री प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन में आपको इग्नू भी दिख सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी ने अभी फिलहाल अपने सिलेबस में चेंज किया है और तीनों सब्जेक्ट्स को जो कि अलग अलग थे क्लास 6 के, उनको मर्ज करके एक जो है सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, एक बुक बना दी है। बेसिकली सब्जेक्ट्स तो उसमें अभी भी वैसे ही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स।
ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो महिला आपको दिख रही हैं जिनको रामनाथ कोविंद जी ने क्या दिया हुआ है, पद्मश्री दिया हुआ है, इनका नाम है कमला पुजारी। ये जो है कमला पुजारी जी पद्मश्री अवॉर्डी हैं ये, और इनका अभी रिसेंट में डेथ हो गया है। कहाँ से ये बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं ओडिशा से। ओडिशा में कोरापुट करके एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से ये बिलोंग करती हैं और इनका नाम क्या है, कमला पुजारी। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि जो आज हम ऑर्गेनिक कृषि की बात करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें हम जो फर्टिलाइज़र्स है उसका कम से कम यूज़ करके नेचुरल खाद वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उस ऑर्गेनिक कृषि को प्रमोट करने में कमला जी का बहुत ज़्यादा क्या रहा है, योगदान रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है वो किस राज्य से संबंधित है या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कमला पुजारी जो है उनको कब पहले पद्मश्री मिला है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको 2019 में जो है वो पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री जो है हमारे देश के 4 सर्वोच्च जो आपके पुरस्कार हैं, अवार्ड्स हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री। तो चौथा जो है नीचे में आपको सबसे लास्ट में वो आपको पद्मश्री मिला है, और किसे मिला है, ये कमला पुजारी को 2019 में। किस फील्ड के लिए मिला है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए या फिर ऑर्गेनिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इनको ये दिया गया है। और बेसिकली जो आपका ओडिशा वाला क्षेत्र है, ओडिशा में इनकी वजह से बहुत सारे जो है चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंजेस कोई नॉर्मल लेवल पे नहीं हुआ है। जो फूड आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी क्या किया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक तरीके से वैल्यू देने के लिए क्या किया था, जो कि कमला जी ने बताया, उन सारी चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया और एक ग्लोबल इम्पॉर्टेंस एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट यानी कि GIASH जो है 2019 में इसको डिक्लेयर किया था। ठीक है, क्योंकि ये ओडिशा वाले एरिया में ही काम कर रही थी इसलिए, और इनको कमला पुजारी जी को FAO ने एक तरीके से रिलेवेंस देने के लिए ये पूरा काम किया था। ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन को इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कुछ नए नए तरीके की वेराइटीज़ जो हैं अनाजों की उसको भी ईजाद किया था। जैसे कि ये खुद भी ऑर्गेनिक कृषि करती थी, स्पेशली धान वगैरह की खेती ये बहुत ज़्यादा करती थी, तो इन्होंने धान की कुछ प्रजातियों का भी नाम दिया। जैसे कि हम काला जीरा जो बोलते हैं वैरायटी, ये भी एक राइस की वैरायटी है। आपसे अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से कि ये जो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि काला जीरा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये सारे जो अभी मैं प्रजातियां बताऊंगी ये सब जो है वो धान की यानी कि जो राइस है उसकी प्रजाति है। सबसे पहले तो आएगा क्या, काला जीरा। इसको भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कमला पुजारी जी ने एक तरीके से बढ़ाया था और इसका उपज को क्या किया था, प्रोत्साहन दिया था। दूसरा जो है वो क्या है, तिली। तिली जो है ये भी एक राइस की ही, पैडी की ही प्रजाति है, और इसको भी इन्होंने क्या किया था, प्रमोट करने की कोशिश की थी। तो काला जीरा हो गया, तिली हो गया, ये आपके ऑप्शन में मिल सकता है। साथ के साथ में मचकंता और घंटिया, मचकंटा, घंटिया, फूला, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, आपकी धान की प्रजाति हैं। याद रखिएगा, आपसे अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे भी। और साथ के साथ में जो आपके ये जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में इनका निधन हुआ है, किस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर और बाकी चीज़ें जो है ये घंटिया वगैरह, इन सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा। ये सारे जो क्या है, धान की प्रजाति हैं और ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई धान है। ठीक है, तो घंटिया, काला जीरा, तिली, फुला और मचकंटा, ये सारे उड़ीसा रीजन में बेसिकली उगाए जाने वाली धान की प्रजातियां हैं। जिसको किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, तो ये हैं कमला पुजारी, जिनका अभी रिसेंट में डेथ हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इस तरीके के न्यूज़ आपसे PCS एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे अभी पूछा जा सकता है। यहाँ पर मलेशिया के नए किंग जो हैं वो बने हैं। अब यहाँ पर सोचेंगे आप कि अभी भी ये सारी चीज़ें चलती हैं क्या, राजा महाराजा वगैरह, तो चलता है। कई सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अभी भी ये सिस्टम है। डेमोक्रेसी अपने आप में अलग तरीके से चलती रहती है, लेकिन ये जो राजा महाराजा वाली जो पदवी है वो भी अभी तक कई जगहों पर है। जैसे कि अभी रिसेंट में जो है ब्रिटेन में विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया
विक्टोरिया की डेथ हुई, तो उस समय में क्वीन एलिजाबेथ की जो डेथ हुई, तो वहाँ पर जो है आपने देखा कि संसद ब्रिटेन में भी है जो कि लॉ बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसा ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, लेकिन फिर भी इतने शांति से वहाँ पर सारी चीज़ें चलती हैं, डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन वहाँ पर अभी भी जो राजशाही है वो है। जिस तरीके से हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद होता है कि उनको हस्ताक्षर करने के लिए, या बोला जाता है वो डिफेक्टो वाला जो कॉन्सेप्ट है कि वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री है, और ऐसे ही बिल्कुल एक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को बना रखा है। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर भी राष्ट्रपति जी को क्या है, बहुत सारी जो है सुविधाएं मिली हुई हैं। ब्रिटेन में जो है ये एक पद अभी भी है, हस्ताक्षर जब भी कोई भी एक्ट पास होता है उनके पास भेजा जाता है, बट एक तरीके से अब वो सांकेतिक चीज़ें ही रह गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली मलेशिया से रिलेटेड अभी क्या न्यूज़ है, मलेशिया में एक नए सुल्तान बने हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। आपसे पूछ सकता है पीसीएस में, आपसे मैच द फॉलोइंग में आपसे राजधानी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी, वहाँ पे ताजपोशी की गई है। किंग का नाम क्या है, तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। इनको याद रखिएगा, मलेशिया के नए किंग बने हैं, इनका नाम क्या है, इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है, और इब्राहिम इस्कंदर जी जो है वो मलेशिया के क्या बने हैं, नए किंग बने हैं। बेसिकली मलेशिया में टोटल 13 जो है वो स्टेट्स हैं, और इनमें से अभी भी 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, राजशाही या फिर राजा का सिस्टम चल रहा है। तो इसी कड़ी में जो है मलेशिया के नए सुल्तान कौन बने हैं, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक। और ये 65 ईयर ओल्ड हैं, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो इनका जो जन्म है वो मलेशिया के अंदर ही हुआ होगा डेफिनेटली। तो मलेशिया में ये 17th नंबर के किंग है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के किंग हैं, तो ये इब्राहिम इस्कंदर जो है वो 17वें किंग हैं मलेशिया के, याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अभी हमने रिसेंट में देखा है कि डोडा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, साथ के साथ में और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर क्या हुआ था, आतंकवादी अटैक हुआ। ठीक है, और ये डोडा वगैरह क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पिछले कई सालों से कोई भी आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हुई थी, और अब यहाँ पर ये सारी आतंकवादी गतिविधियाँ फिर से होने लगी हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है जम्मू कश्मीर फिर से एक बहुत सेंसिटिव एरिया बन गया है। जैसा कि हमें मालूम है 2019 में जब हमने बोला कि आर्टिकल 370 बिल्कुल हट गया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में बहुत शांति है, मिलिट्री ने बहुत अच्छा उसको कंट्रोल करके रखा है, राष्ट्रपति शासन जैसी चीज़ें हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी अभी जो सिनेरियो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि फिर से जो है आतंकवादी संगठन वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, और इन्हीं को रोकने के लिए ये जो क्या किया जा रहा है, मिलिटेंट्स का ग्रुप जो है वो वहाँ पर तैनात किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें लगभग 500 पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो तैनात की गई हैं। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि अकेले किसी एक एरिया के अंदर में इतने बड़े लेवल पे हम क्या करें, मिलिट्री वगैरह बिठा रहे हैं। लगभग 3000 तक अपने ट्रूप्स जो हैं हमने वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि चीफ कौन है आर्मी के, तो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी के जो नए चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, इनसे रिलेटेड हमने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें अभी इनको विशिष्ट सेवा मेडल मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम्स में कि आर्मी चीफ अभी कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ है, और ये जो है जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट करने के लिए इस सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और ये जो ट्रूप्स हैं इसमें आपको बीएसएफ की फोर्सेस दिखेंगी, सीआरपीएफ दिखेंगे, और भी आपको जितने भी नॉर्थ वेस्टर्न कमांडो वगैरह हैं वो सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं। और ग्राउंड जीरो लेवल पे जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसको रोकने के लिए ये पूरा मुहिम चलाया जा रहा है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर में, याद रखिएगा। अगली ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, आपके और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है कि अभी हमने NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 2019 में। 2019 में ये जो NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसमें 2 चीज़ों के ऊपर में बात की गई थी। एक तो PM10 और एक है PM 2.5। ये जो पर्टिकुलर मैटर है, पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर्स। ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक कण होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, सांस वगैरह के थ्रू आपकी बॉडी में जाते हैं, और डिफरेंट बीमारियां जैसे कि सांस से संबंधित क्या होते हैं, इसका कारण बनते हैं। तो यहाँ पर अभी एक रिसर्च की है, एक आंकड़ा आया है जिसमें बताया गया है कि ये जो NCAP प्रोग्राम है उसके तहत PM10 जो है उसको तो फिर भी ठीक ठाक तरीके से मिटिगेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो PM
2.5 है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसको लेकर के ये पूरा जो डाटा है निकल करके आया है। तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, ये NCAP प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब चालू हुआ था, 2019 में। आपसे पूछा जा सकता है ये बेसिकली प्रोग्राम है क्या, तो लगभग 131 जो सिटीज़ हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, और 131 जो शहर हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, ऐसी 131 सिटीज़ को इसमें चुना गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। 2019 में ये पूरी मुहिम चली थी, और बेसिकली टारगेट क्या रखा गया था कि आने वाले समय में यानी कि 2025-26 तक क्या कर लेना है, 40% जो है इन 131 सिटीज़ के अंदर में पॉल्यूशन को क्या कर लेना है, ख़त्म कर लेना है। तो इस तरीके का टारगेट था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर में काम ढंग से कर नहीं पाए हैं, इसको लेकर के ये डाटा है। तो यहाँ से आपके लिए जो NCAP प्रोग्राम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में हमने बात की। 2019 में स्टार्ट हुआ, 131 सिटीज़ शामिल थी, टारगेट 40% जो है पॉल्यूशन को ख़त्म करना बाय 25-26। याद रखिएगा कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएगा, पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है, तो याद में रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है।